राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि कल हम शेल मॉडल पढ़ रहे थे और शेल मॉडल का लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 मैंने करा दिया है। आज हम शेल मॉडल का लेक्चर 6 पार्ट 2 करेंगे और या तो इसी में अगर खत्म करूंगी या तो अगर ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग होगी तो मैं इसे हाफ पार्ट में ब्रेक कर दूंगी, मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका मैं बना दूंगी। क्योंकि कल भी मैंने यही सोचा था कि आधे घंटे की वीडियो बनेगी, बट ना करते करते भी वो वीडियो जो है 45 मिनट की चली गई है। तो ठीक है, आप देखिए, आपको कोई ना कोई अच्छी नॉलेज ही आप गेन करोगे वीडियोस देख के। आप 2 4 5 मिनट कहीं इधर उधर से बचा लीजिए और बचा के देखिए। अब मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि हम जो है कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 जो एग्ज़ाम में आए हुए थे वो सीखा। और उसके बाद से मैंने 2 एग्ज़ाम्पल भी आपको बताए, मैंने मैजिक नंबर बताया, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया और ये बताया कि जो शेल मॉडल है वो क्या डिस्क्राइब करता है और कैसे डिस्क्राइब करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दी। उसी क्रम में हम आगे इस लेक्चर 6 को का पार्ट 2 करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, हो सकता है वो उनका ये वाला पहला वीडियो हो, लेक्चर 6 को ही वो पहला वीडियो मेरा देख रहे हो। तो मैं उसके लिए बता दे रही हूँ कि मैं पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसमें यूपी पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई और ऐसे सारे एग्जाम्स हैं जितने भी अपकमिंग आने वाले हैं फिजिक्स के लिए, उसकी मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। और हमारा टारगेट है कि हम एक एक जो है पार्ट को उठा के, जैसे मॉडर्न फिजिक्स को या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, मैग्नेटोस्टैटिक हुआ, उसके बाद हम मैकेनिक्स ले लेंगे, उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स ले लेंगे। ऐसे एक एक पार्ट को उठा के हम उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो है मॉडर्न फिजिक्स अभी चल रहा है और मॉडर्न फिजिक्स में हमारा ये जो क्वेश्चन करने का टारगेट है, 300 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 पे ही पहुंचे हैं। घबराने का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने पार्टिकल फिजिक्स कराया है। आपके पीजीटी एग्जाम में आने वाले जितने भी पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, जो उनका लेवल है, वो मैंने क्वेश्चन 20 तक पढ़ाया है। आप समझिए कि आपके जो पाठ्यक्रम में, जो सिलेबस में पार्टिकल फिजिक्स है, उतना पूरा पार्टिकल फिजिक्स मैंने 20 क्वेश्चन में खत्म कर दिया है। आई बटन में उसका लिंक है, आप जरूर जाके चेक करें, देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो चलिए, इसी क्रम में हम अपने इस लेक्चर को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सेल मॉडल में जैसा कि हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, मैजिक नंबर, स्टेबिलिटी और क्या सेल मॉडल क्या डिस्क्राइब करता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यूमेरिकल टाइप का होता है। उसमें क्या पूछता है कि जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, तो मान लीजिए आप नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, 7n14। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 8O16। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम है, तो इसको कैसे लिखते हैं, Ca, अभी कल ही मैं इसका बताई थी कि Ca 20 and 48। ऐसे जितने भी आपको एलिमेंट याद हैं आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इस टाइप का आपको एलिमेंट दिया है। देखो, इस टाइप का एलिमेंट देके ये भी पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं कि ये कौन सा इसमें से स्टेबल है, कौन सा नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन देके, जो पिछले लेक्चर में मैं आपको करा चुकी हूँ, स्टेबिलिटी की भी बात पूछ सकता है। बट उसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे इसका क्या पूछेगा ना, ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी। देखिए, यही क्वेश्चन पूछता है कि इस एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट स्पिन क्या है और पैरिटी क्या है, वो बताओ। अब आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा लाइक दिस। कैसे दिया रहेगा, मान लो 5/2 प्लस, कहीं 1/2 माइनस, कहीं 0 प्लस, कहीं मान लो 3/2 माइनस। इस टाइप का A B C D, इस टाइप के कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, इसमें इस टाइप के कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जैसे अब क्या है, इसका क्या होगा या इसका क्या होगा, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेगा। तो इस तरह से कुछ आप देखे होंगे कि आपके
बुक में इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये एक्चुअली हम लोग नेट जेआरएफ में पढ़ते हैं, तो लेकिन फिर भी जो है ये क्वेश्चन पूछे जाने का चांस हो सकता है पीजीटी में भी। इसको अगर आप कहिए तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये नेट जेआरएफ वालों के लिए एक बहुत इजी क्वेश्चन माना जाता है, बोनस नंबर होता है इस पे। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन उठा के पीजीटी में रख दिया तो थोड़ा सा तो मतलब होगा कि अरे यार ये कहाँ से पूछ दिया। और देखो जीआईसी वगैरह में पूछता है, जीआईसी का एग्जाम हुआ, आश्रम पद्धति का एग्जाम हुआ, इन सब का लेवल अच्छा करते हैं क्वेश्चन का, तो उसमें पूछे जाते हैं। तो अब पीजीटी भी वही है कि पीजीटी में अपने हिसाब से वो पूछ सकते हैं, भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, जब एमएससी लेवल का सिलेबस है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और तो इसके लिए हमें हर क्वेश्चन को जानना जरूरी है। तो मुझे लगा कि सेल मॉडल में ये चीज भी आपको बता देनी है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले लोग हैं उनके लिए तो ये पूछा ही पूछा जाएगा, फिर उनके एग्जाम के लिए तो मैं वैसे भी कह रही हूँ कि ये सारा कुछ भी वो पढ़ें। और उनके लिए अगर मेरे पास टाइम निकला, मैं अलग से कुछ और पढ़ा पाई, थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड का, हाई लेवल का, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। बट अभी तो मैं फिलहाल पीजीटी पे ही फोकस कर रही हूँ, पीजीटी को ही लेके चल रही हूँ, तो इसके लिए पढ़ा रही हूँ जो सबके लिए बेनिफिट है, इसीलिए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेंशन कर दिया। तो देखो ग्राउंड स्टेट, स्पिन और पैरिटी, कभी कभी क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट मेंशन नहीं किया रहता है, सिर्फ और सिर्फ वो ये कहता है कि बस पैरिटी और स्पिन बता दो। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्राउंड स्टेट, स्पिन, पैरिटी बताओ, या नहीं भी मेंशन है, उससे नहीं मतलब है, हमेशा वो ग्राउंड स्टेट का ही पूछा जाता है, ये याद रखना। तो लिखा है क्वेश्चन में तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ये स्पिन और पैरिटी हम ग्राउंड स्टेट का ही लिखेंगे। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला लिखाऊंगी, आप उसको फार्मूला कह सकते हैं, उसको स्टेट्स का सीक्वेंस कह सकते हैं, कि कुछ स्टेट्स का सीक्वेंस लिखाऊंगी, उसको आप वैसे ही लिखिए और अपने नोट में, और उसको आप रिमेम्बर करिए, बार बार उसको लर्न करिए, याद करिए उसको, जिससे कि वो आपके हैबिट में हो जाए। और बस वहीं से कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगी, उसी पे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इसके ग्राउंड स्टेट, स्पिन को और पैरिटी को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ और इसके बाद मैं वो सीक्वेंस लिखती हूँ फार्मूले का, और आप उसको पढ़िए। इसके बाद जब मैं उसको कराने के बाद जब मैं क्वेश्चंस लूंगी इस पे, ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे ले आऊंगी, तब मैं फिर से ये सारी चीजें लिखूंगी, सबका बताऊंगी, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबका ग्राउंड स्टेट, स्पिन और पैरिटी में आपको बता दूंगी। तो चलिए मैं वो सीक्वेंस लिखने जा रही हूँ। तो देखिए इसको आप यहाँ पे, मैं अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ, फिर मैं साइड में भी लिख दूंगी उसको, ठीक है। 1s½ 1p3/2। अब घबराना मत इसको देख के, ठीक है, अभी मैं, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मन करे तो कॉमा लगा लो, नहीं भी कॉमा लगाना है तो ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है। 1p, हाँ, तो देखिए मैंने ये पूरा सीक्वेंस लिख दिया है, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा जैसे मैं ये लिखती हूँ, तो अगर मैं ये पूरा लिखने का और एक एक चीज जो मैं लिख के उसको इरेज कर रही हूँ, वो सारा कुछ अगर मैं वीडियो में डालूंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब मैं लिखती हूँ तो मैं, अभी तो जैसे रिकॉर्डिंग तो चलती है पूरा ही, लेकिन जब मैं वीडियो सेट करती हूँ और मुझे जब लगता है कि बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ रही है वीडियो की, और ऐसा ना हो कि आप लोगों को मतलब बोरियत हो जाए कि ये लिखना जल्दी जल्दी पढ़ना है ना हमें, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ। मुझे जहां लगता है कि ठीक है ये तो मैं लिख रही हूँ, अभी तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन आगे की हूँ, तो वो पार्ट में कट कर देती हूँ। तो उससे आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि वो मैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ, वीडियो की जो लेंथ है जो, उसे कम करने के लिए, ठीक है, करती हूँ ये काम। वरना जब कभी मौका मिलेगा लाइव क्लास का तो फिर लाइव क्लास में हम और अच्छे से पढ़ेंगे एक ही शॉट में, ठीक है। फिर वहां पे ये लेंथ वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि बहुत वीडियो बड़ा बन रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे का, अभी आप इतना ही पढ़िए। तो देखिए अब आप ये, इसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये क्या लिख दिया मैम ने, ठीक है, मैं बता रही हूँ। देखो ये 1s½ है, इसमें जो ये 1 होता है वो n को दिखाता है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हम लोग स्टार्टिंग में 11th 12th में केमिस्ट्री में पढ़ते थे,
ठीक है, जब हम वो सीखते थे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सीखते थे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे ढेर सारे जो है क्वांटम नंबर को पढ़ते थे। तो ये 1 1 देखो, यहाँ 3 जगह 1 है, 4 जगह, ये फिर यहाँ 2 है, ये 1 1, ये 2 है, ये 1। तो ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है, लेकिन ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक फिजिक्स की चीजें कुछ हैं ये, ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं, इसको हम यूं कहिए तो स्पेक्ट्रल टर्म भी बोलते हैं, पर वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। तो वो कभी मैं बाद में बना दूंगी वीडियो, बस नॉलेज के लिए आप लोगों के, अभी बस यहीं से आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये 1s½ 1p3/2 1p½ ये जो देखो, ये जो है सफिक्स में सब लिखा हुआ है। 1d5/2, फिर 2s½ 1d3/2 1f7/2 2p3/2 1f5/2। बस ऐसे याद कर लेना कि पहले हाफ है, फिर p में दोनों p है, सबसे पहले 3/2 से शुरू है, फिर हाफ है, फिर d है, 5/2 है। जैसे वो सेल और सब सेल आप नहीं पढ़े हैं, सेल सब सेल पढ़ते थे, SPDF, वही है ये, ठीक है, वही है। बट थोड़ा सा जब हायर स्टडी करते हैं तो थोड़े वर्ड्स चेंज होते हैं, थोड़ी नॉलेज और चेंज होती है, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो सब चीजें समझ आती हैं। छोटे क्लास में अगर हम इतनी सारी चीजें बुक्स में पा जाएंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो इसलिए वही सारी चीजें बस घुमावदार तरीके से हैं, तो समझो आप। तो यहाँ पे हम, इसका काम क्या है, हमको तो ग्राउंड स्टेट, स्पिन और पैरिटी सीखना है, तो इसका काम क्या है। तो देखो, ये जो हाफ, ये जो सफिक्स में लगा है वो जे दिखाता है, इसको हम जे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको ही हम स्पिन भी कहते हैं, ठीक है। यही हमको निकालना है, अब समझे, यही स्पिन निकालना। देख लो, कभी कभी टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्वेश्चन में करके दे देगा स्पिन की जगह पे, कि ग्राउंड स्टेट का टोटल एंगुलर मोमेंटम बताओ और स्पिन बताओ। अच्छा, स्पिन और पैरिटी को हम कैसे दिखाएंगे, अभी मैं बता रही हूँ आगे भी। J⁻P दिखाएंगे, जहां पे J जो है वो स्पिन को बताएगा, स्पिन मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम को बताएगा, और P जो है वो पैरिटी को बताएगा, ठीक है। तो अब आप वो समझ गए होंगे कि जो मैं अभी एक एग्जांपल ऐसे लिख रही थी, ऑप्शन लिख रही थी ABCD, कि इस टाइप का होता है कि मान लो 5/2 पे प्लस हो गया, हाफ पे माइनस हो गया, 3/2 पे प्लस हो गया, 5 मान लो 7/2 पे प्लस हो गया, ऐसे कुछ दिया रहता है। तो उसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो जे होता है, और ये जो उसके ऊपर पावर टाइप का लिखा है वही पैरिटी होती है। प्लस को हम इवन पैरिटी बोलते हैं, और माइनस को हम ऑड पैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, कभी कभी इस तरह भी बोल देगा कि ये 5/2, ऐसे लिख देगा कि 5/2 इवन, तो गड़बड़ मत होना, या 5/2 प्लस, तो मतलब 5/2 इवन पैरिटी है जिसको हम प्लस से दिखा रहे हैं। तो इस तरह भी अपने क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं वो लोग। तो अभी आप यहाँ देखिए क्या मैं बता रही हूँ। हाँ, तो इसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसको भी आप एक जगह पे लिख लीजिए कि यही पूछता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे इसका काम क्या है, ये चीज क्या बता रहा है, ये जो हाफ 3/2 डायरेक्ट यही लिख देना है आंसर में, नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है। जैसे मान लो कि हमारे पास न्यूट्रॉन 7 और 14 है, तुमको कैसे पता चलेगा कि इसका हाफ पे प्लस है, कि 5/2 पे प्लस है, कि 3/2 पे माइनस है, कि 0 पे प्लस है, कि समथिंग, कुछ भी कैसे पता चलेगा, सिर्फ इससे नहीं, इससे नहीं पता चलेगा। ये तो यहीं से शुरुआत है, पता कैसे चलेगा वो बता रही हूँ। तो देखिए, अब ये चीज से हमको न्यूक्लियॉन्स पर लेवल के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर लेवल, जो एनर्जी लेवल की मैं बात आपको कर रही थी सेल मॉडल में, तो उसमें एक एक जो एनर्जी लेवल है, ठीक है,
उसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर लेवल, वो ये चीज बताता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर लेवल इक्वल टू, लिख लीजिए आप 2J+1, इसीलिए इस J की जरूरत पड़ रही है हमको, ठीक है। ठीक, अब आपको कितना चीज जानना है, एक तो ये सीक्वेंस जानना है स्टेट्स का, उसके बाद ये जानना है रिप्रेजेंटेशन कि इस तरह हम स्पिन पैरिटी को दिखाते हैं, उसके बाद ये जानना है कि ये जो सफिक्स में लिखा है इसके वो जे है जिसे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं या स्पिन कहते हैं। क्वेश्चन में दोनों चीज आ सकती है, या तो टोटल एंगुलर मोमेंटम या तो स्पिन कह के पूछ सकता है। अब इसका काम क्या है इस जे का, इस जे से हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर लेवल निकाल सकते हैं। पर लेवल मतलब कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, याद रखो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है, क्योंकि सेल मॉडल जो था वो क्या दिखाता था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट दिखाता है न्यूक्लियस के अंदर, और वो ये बताता है कि ये कैसे पेयर अप होकर के उस जो एनर्जी लेवल को ऑक्युपाई करते हैं, और उसके थ्रू ये एक तरीके से न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमें सेल मॉडल से पता चलता है। तो न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। जैसे ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, और ये सारे एनर्जी लेवल होते हैं, तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनकी बात हो रही है। ये तो ऑलरेडी 2 होते हैं, 2 8 ऐसे करके 4 6 8 18 32 ये तो होते ही है इलेक्ट्रॉन, इनसे नहीं हमको मतलब है। अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग अपने हिसाब से अरेंज होते हैं, हमको ये मतलब है कि ये न्यूक्लियॉन्स पर लेवल कितने हैं, समझ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन को मत समझ जाना, ठीक है। तो अभी देखो, बारीकी से मिटाओ, बारीकी से मिटाओ, बारीकी से, अरे यार चलो, तो इससे ये निकलेगा। अब हम ये देखेंगे कि जितने टर्म्स हैं इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने, ये एक तरीके से लेबल ही है, वही वाले लेबल इस तरह लिखे हुए हैं। अब उसको समझने के लिए सेल मॉडल को बहुत अच्छे से, सेल मॉडल पे एक पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, तब ये सब सारी चीजें समझ आएंगी। फिर क्यों क्या जरूरत है एक क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करने के लिए, मैं मेहनत करके यहाँ पे जब लिख रही हूँ तो यहीं से पढ़ लो, ठीक है। तो अभी देखो 1s हाफ में, अब जैसे मान लो मैं लिखी हूँ 1s हाफ, ये बड़ा वाला भी कर सकते हो, मोस्टली ये छोटा वाला ही होता है, ठीक है। सब स्मॉल में है तो इसको भी स्मॉल में ही लिख दो, किधर गया, ठीक है 1s हाफ। अब इसमें देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, 2J+1, तो यहाँ पे J इक्वल टू क्या है, हाफ है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू 2 इंटू J ½+1, 2 हो गए। इस वाले में 2 हो गए, तो उसको हम अपने समझने के लिए ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाइड करूंगी, फॉर्मूला या सीक्वेंस जो मन करे आप बोलिए, ठीक है। हम थोड़ा इनफॉर्मल होके चलेंगे, बहुत फॉर्मल तरीके से, मैं कोई रिसर्च टॉक नहीं दे रही हूँ कि मैं एकदम फॉर्मल तरीके से रहूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे ये फॉर्मल तरीके से पढ़ाऊं चाहे इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाऊं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो समझ वैसे ही आता है जब हम इनफॉर्मल तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं, तो हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसके ऊपर हम इसको चढ़ा देंगे, तो यहां से हम समझेंगे कि ये J है, और यहां से हम समझेंगे ये 2J+1 से 2 आ गया है, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है पर लेवल में। अब जैसे मान लो इस वाले का देख लो, अभी मैं डायरेक्ट अब यही लिखूंगी 1p3/2, इसमें देखो 2 इंटू 3/2+1, तो यहाँ 4 आ गया, तो इस पे 4 लिख दो। अब वैसे भी एक ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे देखो जो ऊपर वाला नंबर है उसमें +1 ऐड करके ऊपर लिख दो, वही आ रहा है, कुछ है ये 2 से 2, क्योंकि ये हाफ की वजह से, 2 से ये आगे 2 की वजह से, ये सब 2, सब में 2 है नीचे, तो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यही ना ऐड हो रहा है। तो डायरेक्ट अब वो भी कर सकते हो कि ऊपर वाला जो नंबर है उसमें +1 ऐड करो और इसके ऊपर लिख दो। तो मैं इसको रेड पेन से लिख देती हूँ, इसके उसको न्यूक्लियॉन्स को। अब ये देखो मॉडिफाइड करके लिख रही हूँ, फाइनल फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब देखो
वही फार्मूला, स्टेट का सीक्वेंस जो भी है। तो ये 1 + 1 यहाँ पे 2 लिख दो, और अगर ज्यादा समझना है तो 2j + 1 से बैठ के निकालो। डायरेक्ट करना है तो 3 + 1 4 लिख दो। 1 इस वाले ऊपर वाले में जोड़ना, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। इसमें ये वाला 1 + 1 यहाँ 2 आ गया, 5 + 1 6 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 7 + 1 8 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 5 + 1 6 आ गया। और ये जो टर्म है यही एंड नहीं होते हैं, ये डॉट 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 ये चीज दिखा रहा है कि बहुत आगे तक है, पर हम मतलब बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स दिए जाएंगे जिनके जेड बहुत कम होंगे, न्यूट्रॉन्स जो है नंबर्स थोड़े कम आएंगे, तो हम जब इसमें काउंट करेंगे तो इसी में हो जाएंगे। मैंने जो क्वेश्चंस जितने देखे हैं छोटे छोटे ही हैं, बहुत बड़े वाले नहीं पूछ रहे हैं कि आपको बहुत आगे तक के टर्म्स की जरूरत है। और देखो इन्हीं को ऐड करते हैं, 2 4 6 8 इसी से काउंट करते हैं, ठीक है। तो बस हम पहले इतना आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आगे अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो 2 और 3 जो एक तरीके से कहिए कॉन्सेप्ट है या स्टेप है, वो अब मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगी अच्छे से, और उसी से आप सीधे अब क्वेश्चन करेंगे। तो मैं देखती हूँ अगर वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई तो मैं यहाँ पे यहाँ पे ये वीडियो रोक दूंगी, ब्रेक नहीं मतलब रोक दूंगी, ठीक है। और यहाँ तक आपको लिखना है, और अगला जो पार्ट 3 करके जो वीडियो लेक्चर डालूंगी उसमें मैं फिर वो स्टेप लिख दूंगी, क्योंकि ये आपको अब इसके बारे में सब पता चल चुका है। मैं वो स्टेप लिख दूंगी और उसके नीचे उसके बाद उसके नीचे मैं क्वेश्चंस कराती जाऊंगी, ठीक है। तो आप बस समझ जाना कि इसमें आपका यही है कि ये इसको लिख लेना अच्छे से, सीक्वेंस से रट लेना। 1s हाफ ऐसे रटते हैं, 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, 2s हाफ, 1d 3/2, 1f 7/2, 2p 3/2, 1f 5/2। देखिए मेरा बहुत मन है कि मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को कि पी का क्या मतलब है, 1 फिर ये हाफ, फिर ये कैसे एक बार पी हाफ आ रहा है, p 3/2 आ रहा है। अगर जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड बढ़ेगी मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। मेरा मन कर रहा है यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूं, पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो बस आपका जब इससे काम चल रहा है तो आप इसी से काम चला लीजिए। इस दुनिया में एक चीज याद रखिए कि जिस चीज से हमारा काम चल रहा है ना, काम चला लेना चाहिए, वरना ज्यादा हम डिमांडिंग होंगे ना तो वो भी चीज हाथ से चली जाती है। तो इसलिए और बड़ा मतलब बस समझ जाइए ना कि वो जो गाना नहीं है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, बस वही चीज आप ध्यान में रखिए कि नियति भेद नहीं करती, सारा लेखा जोखा रखती है, ठीक है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है, शायद ऐसे ही गाना है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो बस आप यही ध्यान रखिए अपने लाइफ में कि आप जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। ज्यादा अपने दिमाग में इमेजिनेशन मत पालिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी कभी बड़ा इमेजिनेशन पाल पाल के चलती थी। अब तो ठीक है, जो भगवान करा दे सब बढ़िया है। तो चलिए ठीक है, अगर लेक्चर बड़ा होगा तो फिर मैं इसको एंड करूंगी। तो आप सभी को राधे राधे।